चलिए यार, लास्ट क्लास रिवाइज करके आए सब लोग। चलिए यार, आवाज किस चीज की आ रही है? कुछ नॉइस आ रहा है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स देख रहे थे ना, कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं उसके हमने। अगर जो गिवन चार्जेस हो वो दोनों के दोनों सेम नेचर के हो, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखते हैं? बीच में कहीं पे। कोई दिक्कत तो नहीं? गिवन टू चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखते हैं? आजू बाजू में, उसमें भी छोटे वाले के बाजू में। कोई दिक्कत तो नहीं? ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट सिर्फ एक ही मिलता है ना, सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट अवेलेबल होता है ना, एक साथ अवेलेबल नहीं होते। फिर अपन ने ऐसा भी कुछ बात करी थी इसमें कि इक्विलिब्रियम ऑफ दिस थर्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थर्ड चार्ज, है ना। इस तीसरे चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या नेचर है, इस पर तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है, बेसिकली जो इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। ठीक है क्या? आप लोग सभी लोग इतना फॉर्मूला तो जानते होंगे बेसिक सा, फोर्स बराबर क्यूई। सभी जानते हैं क्या फॉर्मूला? क्योंकि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये चार्ज कुछ भी हो, ये तीसरा चार्ज नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कितना भी मैग्नीट्यूड का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण फोर्स भी जीरो हो जाता है। तो आगे जाके आपसे ऐसा पूछेगा, दो चार्ज रख देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है, तो और कुछ नहीं, आपको वो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम वाली जगह ही बतानी है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसको लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को भी लास्ट में। लास्ट पॉइंट ये लिखा होगा ना, द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, उसी के साथ लिखिएगा दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, this is due to the fact that electric field, that electric field due to the given charges, that electric field due to the given charges, that electric field due to the given charges is zero at that point. Electric field due to the given charges is zero at that point. लिख लिया सबने पॉइंट? चलिए यार, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, रिवीजन के दे रहा हूं बस। एक चार्ज Q और एक चार्ज माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी D। क्वेश्चन वही पुराना वाला, where must be a third charge be placed so that it remains in equilibrium। क्या दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं? इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? बीच में, आजू बाजू में? आजू बाजू में, उसमें भी छोटे वाले के बाजू में, है ना। अच्छा, छोटा कैसे देखते हैं अपन? मैग्नीट्यूड जिसका छोटा है ना, साइन को एकदम इग्नोर कर देते हैं, जब भी कंपैरिजन होता है मैग्नीट्यूड का होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? तो लो बात करें इसमें छोटे वाले के बाजू में, बताओ छोटा कौन सा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है? किसी का भी छोटा नहीं है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है इसमें, कहीं इक्विलिब्रियम मिलता ही नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसको याद रख लीजिएगा, दिस इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, नो इक्विलिब्रियम फॉर थर्ड चार्ज। तो हमने लास्ट क्लास में जाते जाते बात की थी कि हम इस प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाएंगे, तो क्या बढ़ा दें? इस टाइप की प्रॉब्लम सब वेल वर्स्ड हो,
कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग बात करें, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स रख लिए हैं कि कहाँ पे रखे हैं जिससे फोर्सेस एक लाइन में तो आए। एक लाइन में आने के लिए चार्ज को कहाँ रखना पड़ता है? लाइन जॉइनिंग पे। कोई दिक्कत तो नहीं? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए कहाँ रखना होता है? तो वो अपन ने लिख लिया यार, अगर गिवन चार्ज सेम नेचर के हो तो बीच में कहीं पे अपोजिट नेचर के हो तो आजू बाजू में, उसमें भी छोटे वाले के बाजू में, जिससे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो अपना इकलौता टास्क क्या बचता है? बस मैग्नीट्यूड बराबर करवा देंगे और कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू निकल आएगी, है ना। अपन छोटे वाले से कुछ ना कुछ एक्स दूरी पे चार्ज रख देते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर करवा लेंगे, डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। उसमें हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस भी नहीं लेते हैं ना, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लेते हैं, अंडर रूट एक ही स्टेप में ले लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो उस चीज से वेल वर्स्ड है तो आइए प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते हैं। तो आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज दे रखा है आपको Q और दूसरा दे रखा है आप लोगों को 9Q। दोनों के बीच की दूरी ले लीजिएगा T। क्वेश्चन लिखिए इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। Where must the third charge be placed? What must be its magnitude and nature so that all three charges are in equilibrium? पिछले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अंतर समझ में आया? पिछली बार क्या बोला था? तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इस बार क्या बोला है? तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इससे पहले जो गिवन चार्जेस होते थे वैसे फिक्स्ड होते थे क्या? तो उनके इक्विलिब्रियम की अपने को टेंशन लेनी नहीं पड़ती। अब ये खुद फिक्स्ड है क्या? ये फिक्स्ड नहीं है। अगर इनको अभी ऐसा छोड़ दिया जाए तो भगेंगे दूर, रिपल्शन होगा ना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं एक तीसरा चार्ज सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें जो खुद तो इक्विलिब्रियम में आए, साथ में इन दोनों को भी इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? उसके लिए तीसरा चार्ज की पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड, ये सब आपको बताना है। चालू हो जाइए। तो तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी अब इस क्वेश्चन में आपको। ऑनलाइन से आंसर चाहिए यार इस बार। D/4, D/4 तो पोजीशन आ गई। और भी कुछ पूछा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव तो नहीं होगा यार, फिर तो नेगेटिव होगा। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, झट से बोला उसने, फिर तो नेगेटिव। क्या हो गया? कितना आ रहा है? -9 क्यों? कैपिटल 16। अच्छा, वैसे ही लग रहा है आंसर। आइए चलिए देखें। सबसे पहली चीज तो यार, जो तीसरा चार्ज अपन लेके आ रहे हैं वो तो इक्विलिब्रियम में है, ये इंश्योर कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं? और इस तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम केवल इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है क्या? इसके मैग्नीट्यूड, नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। कोई दिक्कत तो नहीं? तो सबसे पहली चीज हमने क्या सोची कि जो तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं खुद तो इक्विलिब्रियम में है, बाद में देखेंगे बाकी को कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आइए पहले इस तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बताओ, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आया तो उसको कहाँ रखे हैं? इधर, इधर या इधर? बीच में क्या? लेफ्ट में, बीच में, राइट में? कहाँ पे? बीच में रखेंगे ना। तो हम लोग बात करें सबसे, दोनों चार्ज जो गिवन है वो दोनों के दोनों मतलब पॉजिटिव चार्ज है, सेम टाइप के चार्ज हैं। तो हम लोग बात करें तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम बीच में कहीं पे आएगा, तो हमने तीसरे चार्ज को स्मॉल क्यू मान लिया और उसको बीच में यहाँ कहीं पे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, बीच में रखने से
क्या अपने आप इसका फोर्स और इसका फोर्स अपोजिट लगता है? अपने आप लगता है, वो रटा ही इसलिए अपन ने, अपने को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है ना। एक लाइन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बस क्या इंश्योर करना है, अगर दोनों लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो क्या तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? यानी देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ यार, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, डायरेक्ट बोलूंगा, अब इतनी पेस बढ़ जानी चाहिए यार, चीजें रट लेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है उससे। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स, एक तो ये वाला फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा, वो इधर लगाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको इतना भी अब सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दोगे फोर्स ड्यू टू क्यू मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 9। स्मॉल क्यू पे यही दो बचे हुए चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए। क्यू का फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। एंड ऐसे ही 9q का फोर्स कितना हो जाएगा, के 9q स्मॉल क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये दूरी x हो गई तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस एक्स हो जाएगी। क्लैरिटी है सबको? यहां से देखिए के क्यू क्यू से के क्यू क्यू कैंसिल, रेसिप्रोकल अंडर रूट एक ही स्टेप में, x बराबर डी माइनस एक्स बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x आ जाएगा, x को उधर ले आएंगे 4x आ जाएगा, यानी x बराबर डी बाय 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कहने का मतलब तीसरे चार्ज को डी बाय 4 दूरी पर रख दिया यहां से, यानी यहां से 3d/4 की दूरी पर रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हम लोग बात करें इससे तीसरा चार्ज का एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, तय बात है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को क्लैरिटी है यहाँ तक? हम लोग बात करते हैं अब किसी और चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो बताओ पहले किसकी करें, क्यू की या 9q की? स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम की तो बात हो गई, अपने को तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करनी है ना। किसकी बात करें, स्मॉल क्यू की 9q की? जो तुम बोलो है, स्मॉल क्यू की, किसी की भी कर सकता है, ये स्मॉल क्यू की बात कर लेते हैं। स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम की पहले बात कर लेते हैं ना। पहले तो मुझे बताओ स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उसके ऊपर लगने वाले दो फोर्स एक लाइन में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा फोर्स लगेंगे तो एक ही लाइन में, क्योंकि क्यू भी ऐसा फोर्स लगाएगा, ये भी कुछ ऐसा ऐसा फोर्स लगाएगा, एक लाइन में तो लगेंगे। बेसिकली तीन चार्ज को एक लाइन में लेने का फायदा ही होता है, सारे फोर्स फिर एक लाइन में लगने लगते हैं। समझे क्या बात को? अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो देखें आप। पहले बताइए क्यू के ऊपर 9q कैसा फोर्स लगाएगा, क्यू के ऊपर 9q कैसा फोर्स लगाएगा? क्या क्यू के ऊपर 9q इस तरीके से रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बताइए स्मॉल क्यू का फोर्स कैसा होना चाहिए, अगर इस पर नेट फोर्स 0 होना है तो स्मॉल क्यू का फोर्स कैसा होना चाहिए? ये तो पक्के से ऐसा ही फोर्स लगा रहा है ना यार, तो स्मॉल क्यू का फोर्स कैसा होना चाहिए? मतलब इस तरफ होना चाहिए और इस तरफ होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। बताइए स्मॉल क्यू को कब अट्रैक्ट करेगा, जब खुद कैसा हो, नेगेटिव। तो हमने बेसिकली डायग्राम डायग्राम में देख के बताया कि बेसिकली फॉर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू, हमने क्या बोला यार, स्मॉल क्यू मस्ट बी नेगेटिव, ये हमने डायग्राम डायग्राम में लिख के बता दिया ना। कोई दिक्कत तो नहीं? नेचर ऑफ चार्ज हमने डायग्राम में देख के बता दिया, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, अट्रैक्ट करके इस तरफ फोर्स लगा पाएगा, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन लगेंगे तब जाके तो बराबर होके कैंसिल आउट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? पहली कंडीशन तो क्या है, सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए, सेम लाइन में लगना चाहिए, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दो कंडीशन तो पूरी हो गई, सेम लाइन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर कर दे क्या? हम बात करें इसका, अगर इक्विलिब्रियम करना है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर भी होना चाहिए, यानी हम बोल देंगे फोर्स ड्यू टू 9q एंड फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू के ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर भी होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी काम बनेगा। ठीक है क्या? बताइए 9q का फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़े आराम से यार, उसके बीच की दूरी भी पता है अपने को, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो के क्यू इंटू 9q अपॉन दूरी का स्क्वायर, वो डी हो गई ना यार, क्यू और 9q के बीच की दूरी कितनी हो गई, डी। स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, एक्स, और एक्स की वैल्यू तुम जानते हो डी बाय
डी बाय 4 का, और कुछ नहीं, एक्स लिख दिया मैंने, है ना? क्लियर है? यहां से देखिए यार, के कैंसिल, क्यू कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल, डी स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, डी स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, वो भी कैंसिल। अच्छा, 4 का स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा क्या? तो देखिए क्या बचा, 9 क्यू बराबर 16 स्मॉल क्यू, यानी क्यू बराबर 9 क्यू बाय 16। और माइनस साइन अपन पहले ही बात कर चुके थे, क्योंकि नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एक माइनस साइन अपन अपनी तरफ से बाद में से लगा दें। ठीक है क्या? माइनस साइन कहां से आया? फ्रॉम डायग्राम। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही 3 चीजें पूछी गई थी। तीसरे चार्ज कहां पे रखें? तो बेसिकली d/4 पे इससे, 3d/4 पे इससे। तीसरे चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो। तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो? तो 9 क्यू/16 हो। कोई दिक्कत तो नहीं? सब कुछ निकल आया क्या? पक्का? क्वेश्चन सॉल्व, कॉपी करें जल्दी इसको। हम क्या चाह रहे थे, इक्विलिब्रियम में कितने चार्ज आए, 1 या 2 या 3? हमने कितने चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करी? कितने चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की? इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू। 2 चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की, और क्वेश्चन में लिखा था तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। क्या गारंटी है तीसरा भी इक्विलिब्रियम में होगा? तो उसके ऊपर भी सोचें और कॉपी करें जल्दी से। थोड़ा बहुत सोच विचार करें, जेन्युइन डाउट है और कॉपी भी करें सर। मैं बोल रहा हूँ यार, अपन ने 3 चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करनी थी ना। ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? हमने स्मॉल क्यू के चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर ली क्या? हमने कैपिटल क्यू चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर ली क्या? तो क्या गारंटी है 9 क्यू वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा? आंसर तो आ गया, जो चीजें पूछी हुई वो सब निकाल लिया। तो क्या गारंटी 9 क्यू भी इक्विलिब्रियम में होगा? सोचिए इस चीज को और कॉपी करिए साथ में, फिर बताता हूँ। हम्म, दोनों का नेगेटिव है। हाँ हाँ, ठीक है। तो फोर्स अपोजिट हो जाएंगे। क्या गारंटी इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो? हम्म, हम्म। पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना फिर। कॉपी तो कर लें यार, जगह देंगे तब तो समझेगी। हो गया सबका? सबका हो गया कॉपी? चलिए यार, वैसे तो 30 जगह में हो जाएगा। आइए देखिए। तो पहली चीज तो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या आपस का फोर्स होता है? समझते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इंटरनल फोर्स होता है, तभी अपन मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे थे। यानी हम लोग बात करें ये तीनों के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो कौन लगा रहे हैं? कोई बाहर से आके फोर्स लगा रहा है या आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं? ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यानी हम लोग बात करें इन 3 चार्ज का, अगर मैं एक बड़ा सा सिस्टम मानूं, इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है सिस्टम के ऊपर? नेट फोर्स, अरे भाई इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, आपस का फोर्स है मतलब इंटरनल फोर्स है ना। इंटरनल फोर्स है तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। इंटरनल फोर्स कभी इक्विलिब्रियम वो एफबीडी में नहीं आता, तुम जानते होगे। जब अपन ब्लॉक वगैरह की एफबीडी बनाते हैं उसमें इंटरनल फोर्सेस कभी भी अपन नहीं लेते। तो हम लोग बात करें बेसिकली इंटरनल फोर्स इनके आपस का फोर्स है, जितना ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है। तो सिस्टम पे देखेंगे तो दोनों फोर्स कैंसिल कर जाएंगे। जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ये इस पे भी लगा रहा है, सिस्टम पे देखेंगे दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर जाएंगे। बेसिकली हर बार एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, तो बेसिकली सारे फोर्स ओवरऑल सिस्टम पे देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे होंगे। यानी हम बोल सकते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। भले ही सिस्टम एक्सलरेट करे फिर भी 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं 2 चार्ज छोड़ दूं दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बट सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स, इनका सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा। पढ़ लो कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर में चीज है ना। क्लियर है? तो हम लोग बात करें बेसिकली साफ साफ दिख रहा है, एक सिस्टम मानो ना, सिस्टम के ऊपर एक फोर्स इधर होगा एक फोर्स इधर होगा।
तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो ही रहेगा अगर आपस का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लैरिटी है सबको? तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नेट फोर्स ऑन वन चार्ज प्लस नेट फोर्स ऑन, ऐसा लिखते हैं अपन इसको, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज प्लस नेट फोर्स ऑन 9 क्यू चार्ज। समझ पाए क्या भैया? सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कैसा लिख सकता हूँ मैं? सिस्टम के अंदर है कौन कौन, ये तीन है, तो बेसिकली इसके ऊपर नेट फोर्स प्लस इसके ऊपर नेट फोर्स प्लस इसके ऊपर नेट फोर्स, मतलब पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? तो हम लोग बात करें बेसिकली सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना था, जीरो था, और सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स को मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? अच्छा, मैं प्रूफ क्या क्या कर चुका हूँ, मैं प्रूफ कर चुका हूँ नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू जीरो, क्या प्रूफ कर चुका हूँ? देखो, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू जीरो प्रूफ कर चुका हूँ यहाँ पे। स्मॉल क्यू का फोर्स जीरो किससे प्रूव हो जाता है, उसकी पोजीशन से, ठीक है क्या? अगर उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भेज दिया उसको, वहां पे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है ना। हम लोग बात करें कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो प्रूव कर चुका हूँ क्या? ये देखो, कैपिटल क्यू के लिए नेट फोर्स जीरो करने के लिए पूरी मेहनत कर चुका हूँ। फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे, वो अपन ने डायग्राम में देख लिया था, उससे चार्ज का नेचर आ गया था, नेगेटिव होना चाहिए, और फोर्सेस बराबर भी कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्यू के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो में इंश्योर कर चुका हूं, तो झक मार के 9 क्यू के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो प्रूव हो चुका है क्या? क्लियर है क्या? इसलिए हमेशा होता है, तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम हमसे पूछ लेता है, तो हमें सिर्फ दो चार्ज का इक्विलिब्रियम इंश्योर करने की जरूरत होती है, तीसरा खुद ब खुद हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? उसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्रूव हो जाता है, हर बार प्रूव हो जाता है, तो सामने सामने दिखा दिया। क्लियर है क्या? दो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो प्रूव करो, तीसरे के ऊपर खुद ब खुद नेट फोर्स जीरो प्रूव हो जाता है। क्लैरिटी है? कॉपी करें जल्दी से, इस चीज को लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा अपने वर्ड्स में। हो गया सबका कॉपी? अपने वर्ड्स पे एक्सप्लेन कीजिएगा यार इसको प्लीज। यार हल्की हल्की बातें हो रही है, कोई डाउट है तो पूछे यार। हाँ छोटे बोल। हाँ
फिक्स नहीं है ना। नहीं देख, देखो इक्विलिब्रियम तीनों पे प्रूफ करना है, यानी फिक्स तो तीनों है ही, है नहीं, तो देखो प्रूफ करना ही है ना कि तीनों फिक्स रहे, उसी की कंडीशन बतानी है। तो अपन ने बात करी पहले एक फिक्स जो सी क्या कंडीशन है, और फिक्स तो तीनों ही है, तो ये तो तीनों करनी है, ठीक है क्या, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक फिक्स, दो को फिक्स मान के एक तीसरे का इक्विलिब्रियम निकाल दे, फिर बाद में इन दोनों को फिक्स मान के इसका इक्विलिब्रियम निकाल दे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो घूम फिर के तीनों को फिक्स रहना ही है। मतलब कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आता अगर ऐसा कुछ हो रहा होता कि तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहे होते, तो एक गंदा सा एब्सर्ड सा रिजल्ट आता, समझ रहे, डिस्टेंस के अंदर मतलब अंडर रूट लेते हैं ना जो अपन, उसमें कुछ माइनस साइन आता अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब है कि तीनों इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पा रहे, समझा क्या। बट अगर तीनों इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं तो तीनों को फिक्स होना ही है, तो हमने पहले ही फिक्स मान के आंसर निकाल लिया, तो क्या गलत, ठीक है, जेन्युइन डाउट था यार, गुड। हाँ डिस्टेंस निकाला, और भी चीजें हैं, पिछला क्वेश्चन है वो वाला, अब ये फिक्स नहीं है, अपने को तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम भी देखना है, इन दोनों का भी देखना है, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल थ्री चार्जेस बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस तीसरे चार्ज को जो लेके आते हैं उसके इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं क्या। ये देखें, तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, बताओ उसको कहां पे रखूं यार, लेफ्ट में, बीच में, राइट में। हम लोग बात करें जहां पे छोटा वाला चार्ज हो उधर लिखेंगे, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो तीसरा चार्ज का इक्विलिब्रियम आजू बाजू में आएगा, उसमें भी छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के बाजू में आएगा। तो हम लोग बात करें यहां से, मान लेते हैं कुछ कुछ ना कुछ स्मॉल एक्स दूरी पे एक स्मॉल क्यू चार्ज हम लोग रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। यहां पे रखने से अपने आप दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हो सकते होंगे, तो हम लोग बात करें नेट फोर्स यहाँ पे तीसरे चार्ज पे जीरो आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, फोर्स बनाने की भी जरूरत नहीं लग रही, इतना रख लिया अपने इसको, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू, इस तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम होने के लिए लगने वाले दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो 4Q लगाएगा, और एक फोर्स कौन लगाएगा, 9Q लगाएगा। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो काम बन जाएगा नया। बताइए 4Q कितना फोर्स लगाएगा, K4Q स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 9Q कितना फोर्स लगाएगा, K इंटू स्मॉल क्यू इंटू 9Q अपॉन, हाँ ये दूरी d प्लस एक्स हो जाएगी, तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू से के क्यू क्यू कैंसिल, रेसिप्रोकल और अंडर रूट एक साथ, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू डी प्लस एक्स बाय 3, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो हम लोग बात करें x बराबर कितना आ जाएगा 2d। क्लैरिटी, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी को समझ में आया। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2d आ गई, यानी 2d पे रखेंगे स्मॉल क्यू चार्ज को, तो ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में गारंटी से आएगा, भले इस चार्ज का नेचर कुछ भी रख लो, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी है। अब हम लोग बात करें नेचर और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं क्या, बचे हुए दो चार्ज में से किसी भी एक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, बताइए किसी करें आप। हाँ 4Q की करने का ज्यादा बेहतर रहेगा, 4Q से इसका डिस्टेंस भी पता है x है, ठीक है, उसका भी पता है, ठीक है क्या, हालांकि अपने को 9Q से भी पता है x प्लस d करना पड़ेगा बस थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो किसी की बात कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटे वाले की करो, किसी की भी कर सकते हो। आइए देखिए, तो बात करें किसकी यार, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ -4Q, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ -4Q, क्या पहले तो अपन साइन निकालते हैं ना इस Q का, अरे इस Q चार्ज का साइन पता करते हैं ना सबसे पहले, तो साइन पता करते हैं वो डायग्राम डायग्राम से हो जाता है। इसके इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ये इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, पहली चीज तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, -4Q को 9Q अट्रैक्ट करेगा क्या, अट्रैक्ट करेगा तो जो भी फोर्स देगा वो इस तरफ लेगा, ठीक है क्या, क्लैरिटी यहां तक। हम लोग बात करें इसको क्या करना चाहिए, इसको -4Q को स्मॉल क्यू क्या करे, -4Q अट्रैक्ट करे रिपेल करे,
मतलब कुल मिला के अपन ये जानते हैं, ये माइनस ये क्यू वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगा ले काम बन जाएगा, है ना। ये इधर लगा रहा है तो ये इधर लगा ले काम बन जाएगा। अच्छा, ये इधर फोर्स लगाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो इधर फोर्स लगा पाएगा ना। अट्रैक्शन के लिए बताइए दोनों चार्ज को अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है तो इसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस चार्ज को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम लोग बात करें क्यू मस्ट बी पॉजिटिव नेचर की आगे। ठीक है क्या, यहां तक क्लैरिटी है सबको। अब क्या करें यार, नेचर आ गया, अब मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके ऊपर लगने वाले जो भी दो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। इसके ऊपर एक तो स्मॉल क्यू लग रहा है, एक 9 क्यू फोर्स लगा रहा है। स्मॉल क्यू कितना फोर्स लगाएगा यार, मैग्नीट्यूड बताइएगा। के स्मॉल क्यू 4Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है 2D, तो 2D का स्क्वायर। ऐसे 9Q कितना फोर्स लगाएगा, वो आएगा के 4Q 9Q अपॉन दूरी कितनी है D, तो D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, K से और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है क्या, 4 से 4 भी कैंसिल ही कर देते हैं, है ना। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, स्मॉल क्यू अपॉन 4, यहाँ पे 2 बचा था, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया 9Q, यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 36 कैपिटल क्यू। और साइन कैसा, पॉजिटिव, ये अपन डायग्राम से निकाल चुके। कॉपी कर ले जल्दी से। मेरे ख्याल से फुल परफेक्शन अब इस इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम्स कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएंगे सबसे। थोड़ा लेवल और बढ़े, हल्का सा लेवल और पुश करते हैं अब। हाँ, तो क्या दिक्कत होगी इससे, अरे यार होता है यार ऐसा, पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड सवाल देख लेते हैं। तो मेडिकल बुक में मिलेगा नहीं ये सवाल, मेडिकल बुक में अगला सवाल लेकिन जरूर मिलेगा, ये इसका स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, हो गया सबका। आइए देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल आपको रिलेटिवली इजी लगेगा अगर आपने ये सब कर लिया है ना। और वो डेफिनेटली पूछा आता है, ग्रेविटेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है। तो आइए देखिए इसको। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है ए, इसके तीनों कॉर्नर पे हमने चार्ज रख दिया कितना, क्यू क्यू और क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। तीनों कॉर्नर पे, तीनों वर्टाइसेस पे इसके हमने चार्ज रख दिया है क्यू क्यू क्यू, है ना। बताइए तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं, है क्या इक्विलिब्रियम में, ये तीनों इक्विलिब्रियम में। गजब है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तीनों रिपेल नहीं करेंगे क्या, रिपेल करेंगे यार, इसके ऊपर नेट फोर्स भी निकाल चुके हो तुम लोग। एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाला कितना आया था, √3 k² बाय a², ऐसा इस तरीके का फोर्स आया। तो इसके ऊपर भी √3 k² बाय a², इसके ऊपर भी √3 k² बाय a²। ये ट्रायंगल अगर ऐसा छोड़ दिया गया अपने आप ही बड़ा होने लग जाएगा, रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकिन बड़ा होने लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लैरिटी है, तो तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं है और इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, तो कैसे लाए। तो हमसे बोला गया यार फाइन फाइन पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर of a fourth charge so that all four charge remains in equilibrium.
क्वेश्चन समझ में आया क्लैरिटी से? पहला तो पोजीशन बता दें सभी लोग। हाँ, एक चौथा चार्ज कहाँ पे रखे जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे? तो हम जानते हैं यार सिमेट्री से, एकदम सेंट्रॉइड में रख देंगे तो चौथा चार्ज खुद कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना? चौथा चार्ज खुद कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में, अगर इसको सेंट्रॉइड पे रख दिया जाए ट्रैक में। कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को क्लैरिटी यहां तक? इस चौथे चार्ज को सेंट्रॉइड पे रख दिया जाए तो इस चौथे चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड हो, क्या नेचर हो, हम लोग बात करें इसके ऊपर, इसका इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे मैं चार्ज कुछ भी रख दूं, नेगेटिव रख दूं, पॉजिटिव रख दूं, कितने ही मैग्नीट्यूड का रख दूं, नेट चार्ज, नेट फोर्स उसके ऊपर हमेशा जीरो रहेगा। सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कितना फोर्स इसका इधर, उतना फोर्सेस का इधर, उसका इधर, और ये तीनों फोर्स एकदम सिमेट्रिकली आ रहे हैं, तीन वेक्टर सिमेट्रिकली आ रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तीसरे चार्ज, इस चौथे चार्ज के ऊपर तो नेट फोर्स जीरो इसकी पोजीशन ने इंश्योर कर दिया। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है यार, जो चौथा चार्ज अपन रखते हैं उसका इक्विलिब्रियम उसकी पोजीशन ने इंश्योर कर दिया। सबसे पहले अपन ने फिक्र करी इस चौथे चार्ज के इक्विलिब्रियम की, कि जो चौथा चार्ज लेके आ रहे हैं खुद तो इक्विलिब्रियम में है, बाद में देखेंगे बाकी चार्ज के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? तो अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या होगा? ये तो खुद तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है? क्या खुद को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने इसको सेंट्रॉइड पे रख दिया, ठीक है ना? अब किसी और चार्ज इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी क्या? तो कोई भी एक चार्ज पकड़ते हैं, उसके इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या? आइए ये वाला चार्ज पकड़ लेते हैं, इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बताइए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? क्या पहले से रखे हुए ये दो चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगेंगे ना, ऐसे ऐसे? ये फोर्स कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? एकदम बीचों बीच में ना, दो वेक्टर बराबर बराबर है तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है, और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब इसको निकालने का अपन ने मेथड देखा था, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। हम लोग बात करें, देखिए दो वेक्टर ऐसे लग रहे हैं, इनके कॉस वाले कंपोनेंट जोड़ रहे हैं और इनके साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, दिख रहा है क्या? या फिर दूसरा तरीका अपन ने देखा था, जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो उनका रिजल्टेंट हो जाता है 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है क्या? वो भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो, इसका ये वाला कंपोनेंट यानी कॉस वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट यानी कॉस 30 वाला कंपोनेंट, दोनों एक डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे और साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसा कुछ आ जाएगा। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2 KQ² बाय A² कॉस 30 डिग्री। सभी को समझ में आया? इसका कॉस 30 वाला कंपोनेंट इसका कॉस 30 वाला कंपोनेंट जुड़ गया तो 2 cos 30 वाला कंपोनेंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? cos 30 कितना? √3/2, तो कितना आंसर आ जाएगा? √3 KQ² बाय A²। वही तो लिखा है। अब देखें, तो बेसिकली इन दोनों ने जो फोर्स लगाया उसका रिजल्टेंट इस तरफ आया, ठीक है क्या? इसलिए इधर भागना चाह रहा था। हम बोल रहे हैं अगर ये इक्विलिब्रियम में हो, ये तीसरा ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या उसके लिए इस चार्ज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में हो पाएगा ना। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में आना चाह रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम में हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो इस चार्ज को क्या अट्रैक्ट करना पड़ेगा? यानी इस चौथे चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट तभी करेगा जब चौथा चार्ज खुद कैसा हो? नेगेटिव। तो अपन ने डायग्राम डायग्राम से बता दिया, इसको नेगेटिव होके इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? हम लोग बात करेंगे चौथे चार्ज को, मतलब इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो सबको समझ में आ गया? और कितना नेगेटिव होना पड़ेगा तो तब पता चलेगा कि इसका लगने वाला फोर्स इस नेट फोर्स के बराबर हो। समझ पा रहे हैं क्या? या इसके ऊपर अभी ये दोनों चार्ज मिलकर नेट फोर्स इतना लगा रहे हैं, इसका फोर्स अगर इतना ही इस डायरेक्शन में लग जाए, इसके बराबर ही इस डायरेक्शन में लग जाए, तो काम बन जाएगा ना यार। यानी हम लोग बात करें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हम लोग फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू को इस √3 KQ² बाय A² से इक्वेट करवा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को समझ में आया यहां तक? बताइए स्मॉल क्यू का फोर्स कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी। के कैपिटल क्यू, अरे बोलो यार, कूलम्स लगा रहे हैं। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू
अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी सबको मालूम है क्या, सेंट्रोइड और वर्टेक्स की दूरी सभी को रटी होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, कितनी होती है, a/√3, कितनी होती है, a/√3। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड वर्टेक्स से उसके एल्टीट्यूड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, एल्टीट्यूड को, कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, इसका सेंट्रोइड जो होगा, इसका जो सेंट्रोइड जो होगा, हम लोग बात करें उसको, आपको बेस से दूरी निकालनी है, तो बेस से दूरी कितनी आती है, कि जो भी इसकी हाइट है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। क्लियर है क्या। उसकी वर्टेक्स से दूरी कितनी आती है, 2h/3, और ये हाइट अगर h है तो h/3 बेस से दूरी हो जाएगी, तो 2h/3 वर्टेक्स से दूरी हो जाएगी। ये याद रखना चाहिए, सेंट्रोइड जो होता है बेस से h/3 की दूरी पे होता है, वर्टेक्स से 2h/3 दूरी पे होता है। ये सेंट्रोइड जो होता है एक ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास होता है। 3 अगर पॉइंट मास दे दिए गए हो तो सेंट्रोइड उसका सेंटर ऑफ मास होता है। 3 रॉड बना दी गई हो बराबर मास की, तो लोग बात करें सेंट्रोइड उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको सेंट्रोइड निकालना आना जरूरी है, वरना 11वीं के 2-3 चैप्टर उड़ जाता है सेंटर ऑफ मास निकालना में। समझे क्या। ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए h/3 बेस से सेंट्रोइड की दूरी होती है, 2h/3 वर्टेक्स से सेंट्रोइड की दूरी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, √3a/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री एंगल होते हैं ना सारे, तो ये दूरी अगर एक साइड ए है तो देखो a cos 60 तो ये हो गया, और a sin 60 की हाइट हो जाएगी क्या, अरे a का ही sin 60 वाला कंपोनेंट हाइट हो जाएगी ना, sin 60 √3 होता है, √3/2 होता है ना, तो √3a/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या पूछा यार, वर्टेक्स और सेंट्रोइड की दूरी, यही पूछा है ना। तो वर्टेक्स और सेंट्रोइड की दूरी 2h/3 हो जाती है क्या, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करो, a/√3 आ जाएगा क्या। तो आगे से याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से स्पेसिफिकली याद रखिएगा, ये दूरी कितनी आती है इसकी, a/√3, और ये दूरी कितनी आती है फिर, a/2√3। ये ज्योमेट्री पूरी रटी होनी चाहिए, सेंट्रोइड की पोजीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलग से रटी होनी चाहिए, जनरल ट्रायंगल के लिए अलग से रटी होनी चाहिए, ठीक है क्या। बहुत काम में आती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है क्या। तो बेसिकली अपने को पता चल गया सेंट्रोइड और वर्टेक्स के बीच की दूरी a/√3 होती है। याद रहेगा क्या, आगे से सेंट्रोइड और वर्टेक्स की दूरी a/√3 होती है। ये दूरी कितनी हो गई, a/√3। कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेसिकली k/q/q अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी हो गई, a/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 kq² a स्क्वायर से a स्क्वायर, kq से kq कैंसिल, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 ऊपर चला जाएगा और फिर 3 बाद में इधर नीचे भी आ जाएगा, है ना। तो q बराबर कैपिटल Q/√3, और माइनस साइन अपन डायग्राम से निकाल चुके, ठीक है क्या। कौन से, इस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना ऊपर, इधर जाएगा तो √3 हो जाएगा, इधर एक √3 पहले से भी है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है इसको, कैसे करा हम लोगों ने। कोई डाउट है क्या। उससे इजी है ये। अच्छा हमने क्या बात करी यार, इसके इक्विवेलेंट की बात करी क्या, इसके इक्विवेलेंट के लिए इसको कहां पे रखे, सेंट्रोइड। हमने इसके इक्विवेलेंट की बात कर ली क्या, बिल्कुल कर ली। इसके ऊपर लग रहे हैं ये दो फोर्स, इनका रिजल्टेंट इस तरफ, अगर इसने इतने से इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0, तो देखो इसका फोर्स इसी रिजल्टेंट के बराबर करवा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल आया, नेचर अपन ने पहले ही बोल दिया नेगेटिव होगा। अरे सब दूर भाग रहे थे, सबको ट्रैक करने वाला कोई चाहिए था, तो एक नेगेटिव चार्ज बीच में डाल दिया, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या गारंटी ये दो भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उससे बात नहीं बनेगी अब, सिमेट्री से बोलेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं। जो हाल इसका वही हाल इसका, वही हाल
इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल एक भयंकर सिमेट्रिकल फिगर है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लैरिटी है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम डिसाइड कर लिया, अपने आप इसका भी डिसाइड हो गया, अपने आप इसका डिसाइड हो गया। याद करो इसमें हमने नेट फोर्स निकाला था, एक चार्ज पे निकाला था, हमने बोला था यही नेट फोर्स तीनों पे भी लगेगा। ठीक है क्या? कॉपी कर लें बस जल्दी से इसको। वो रीजन इसलिए वैलिड नहीं हुआ बेटा, हम लोग बोलेंगे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो। ठीक है, सिस्टम में कितने चार्ज है? चार चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। ठीक है क्या? इसके ऊपर प्रूफ कर लिया, इसके ऊपर प्रूफ कर लिया। इसका मतलब इन दोनों के सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये नहीं हुआ इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। समझे? उसमें आखिर में एक चार्ज बचा था, हमने बोला इसलिए इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा। इसमें आखिर में दो चार्ज बचे, हम बोलेंगे इन दोनों फोर्स का सम जीरो होगा। दोनों पे नेट फोर्स जीरो होगा ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सिमेट्री से आंसर देंगे इसका। आइए देखें नेक्स्ट। ये क्वेश्चन प्योर तुम्हारे लिए यार, सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में इतना पार्ट हम पहले कर चुके थे यार। ठीक है क्या? इसमें डाउट कभी होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद करा क्या? बस इस फोर्स को इस फोर्स से बराबर ही किया है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे बनना चाहिए यार। देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक स्क्वायर के ऊपर चार चार्जेस रख दिए गए हैं वर्टाइसिस के ऊपर। क्या नेट फोर्स निकाल चुके हैं इस केस में हम लोग? तो आधा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन वही पुराना है यार। फाइंड द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ अ फिफ्थ चार्ज so that all five are in equilibrium. क्वेश्चन ये रहेगा यार। ठीक है, फिफ्थ चार्ज को कहां पे रखे जिससे वो खुद इक्विलिब्रियम में आए, साथ साथ में इन चारों को भी इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए। हाँ गलत है ऐसा, हैरान। तुम लोग का टेस्ट, पहला टेस्ट होगा ना इस संडे को? अच्छा, बिगनर बॉक्स वन हो गया होगा सभी का? टू हो गया है सभी का? बिगनर बॉक्स वन और टू जितना जैसे ही हो जाए, क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोग एक्सरसाइज वन भी कर लीजिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 तक मेरे ख्याल से कल ही हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तब तक हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है क्या? कितना आंसर आया इधर जल्दी बताए। हाँ यार आइए देखिए, पांचवा चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए उसको कहां पे रखे? क्या एकदम बीचों बीच पे रख दे? यहाँ पे कोई भी चार्ज रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नेगेटिव पॉजिटिव कितने भी मैग्नीट्यूड का है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, इसलिए बेसिकली कोई भी चार्ज रखो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली उसकी पोजीशन तो समझ में आ गई, एकदम सेंटर में रख देंगे, बीचों बीच में रख देंगे। मैग्नीट्यूड की बात करें अब, तो बताइए यार कितना है आंसर, किसी का आया अभी तक? ठीक है यार, कोई भी हल्का सा समझदार होता तो पिछला क्वेश्चन स्क्वायर वाला देख लेता जो अपन ने करा था। हम लोग बात करें यार, इसके वजह से नेट फोर्स यहाँ पे आएगा, इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, इसके वजह से भी एक फोर्स आएगा जो यहाँ पे आएगा। ये फोर्स ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। ठीक है क्या? तीन फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, इसका, इसका, इसका। इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो अपन निकाल चुके हैं ना, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। इन तीनों का रिजल्टेंट यहीं पर ही आएगा ना। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच में, और ये तीसरा भी। और कितना आ जाएगा ये रिजल्टेंट? हम लोग बात करिए, आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 प्लस √2। रटा नहीं है मैंने, निकाला है अभी ओरल ओरल। तो आप लोगों को भी ओरल ओरल निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट मैंने बोल दिया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रिजल्टेंट √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। ठीक है क्या?
इन दोनों के बीच की दूरी √2a है, तो उसका फोर्स हो जाएगा KQ²/2a²। KQ² कॉमन लेंगे, 1/2 प्लस √2 आएगा, ये रटा नहीं है, निकाला है। ठीक है क्या? इस स्पीड पे निकालना आना चाहिए, बहुत इजी होता है यार, प्रैक्टिस होएगा ये स्पीड और बनेगी तुम लोग। ठीक है, हम लोग बात करें यार अब इसका, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट तो इस तरफ आ गया, ये आ गया। हम बात करें अगर इस चार्ज ने इतना ही फोर्स इस तरफ लगा लिया तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा कैपिटल क्यू के ऊपर? क्या हम बात करें यार, ये तीसरा चार्ज, ये वाला चार्ज एग्जैक्ट इतना ही फोर्स इस तरफ लगा ले तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है? इस तरफ फोर्स लगाने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो डायग्राम से इसका नेचर बता दिया, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, बीचों बीच में रखना पड़ेगा। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड और बताते हैं, उसके लिए हम बोल देंगे यही एफ क्यू के बराबर होना पड़ेगा। समझे क्या? इन तीनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, उतना ही फोर्सेस एफ क्यू को भी इस तरफ लगाना पड़ेगा, क्यू को भी इस तरफ लगाना पड़ेगा। समझे क्या? बताइए ये फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये दूरी कितनी? पूरी दूरी √2a होती है, ये दूरी a बाय √2 हो जाएगी, तो a बाय √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQ²/a², 1/2 प्लस √2। KQ² से KQ², KQ से KQ कैंसिल, एक क्यू बचा रह जाएगा, है ना? a² से a² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा है, √2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा स्क्वायर होके। तो हम लोग बात करें कितना आ गया अपने पास, 2 को इधर नीचे ले आते हैं तो Q 1/4 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। और माइनस साइन अपने डायग्राम में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया सबको? कॉपी कर लें इसको भी। इतना इजी क्वेश्चन था यार, इतना पार्ट अपन पहले कर चुके हैं। इसकी अब ओरल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप लोग बार बार नोट्स को करें, बार बार मॉड्यूल को करें, नए नए क्वेश्चन पे जाने का कोई मतलब नहीं है। हो गया सबका? आइए नेक्स्ट देखिए इसमें। आप लोग का एनएलएम हो गया? अभी क्या चल रहा है 11th में? काइनेमेटिक्स से रिलेटिव हो गया क्या? अभी नहीं हुआ? हेडिंग डालिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अपन ने देख लिया, देख लिया है ना? पुराने बच्चे नहीं, नए बच्चे बताए, वेक्टर फॉर्म देखा है? अभी तक नहीं देखा है? अभी नहीं करवाया है आपको? कर लीजिए जल्दी से। हेडिंग डाले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। ऐसी हेडिंग डली है एक, नए बच्चे बताएं। ऐसी हेडिंग नहीं डली है मेरे ख्याल में, है तुम लोग अभी नहीं करवाया। आइए देखें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लो। तो हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो एक शानदार फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं हम लोग जो कि वेक्टर्स फॉर्म में हो। बेसिकली वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप लगाओ उसके अंदर, ठीक है क्या? इस टाइप का एक फॉर्मूला तैयार करना चाह रहे हैं ना। तो मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी जो है वो है R। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है यहाँ तक? हम लोग बात करें यार, 1 वाला चार्ज 2 वाले के ऊपर फोर्स आएगा ना, 1 वाला चार्ज 2 वाले के ऊपर फोर्स आएगा, किधर लगाएगा? इस तरफ। इसको बोलेंगे हम क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। याद है? हम बात करें इसके ऊपर एक फोर्स रहेगा जिसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं? इस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात कर लेते हैं। आइए बताइए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका मैग्नीट्यूड याद है कितना होगा? KQ1 Q2 अपॉन R²। मैग्नीट्यूड तो सबको पता ही है ना? तो मैग्नीट्यूड हो गया KQ1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। डायरेक्शन बता सकते हैं आप? क्या इसका डायरेक्शन इस तरफ है? इस F12 का डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा ध्यान से देखिए, आपको एक वेक्टर दिखेगा जो कि इस तरफ है, एक वेक्टर दिखेगा आपको जो इस तरफ है। वो वेक्टर और कुछ नहीं, क्या होगा? अगर हम Q2 पे बैठ के 1 को देखें, समझ पा रहे हैं? हम Q2 के ऊपर बैठ जाए और हमसे कोई पूछे यार बताओ 1 कहां पे है, तो कैसा पॉइंट करोगे? इस तरफ पॉइंट करोगे ना यार। पोजीशन वेक्टर का आइडिया ये है। बेसिकली वेक्टर्स का आइडिया पोजीशन वेक्टर से निकला है। हमें जब भी पोजीशन बतानी होती है तो हम क्या करते हैं? हाथ से एरो बनाए थे ना, हम और कुछ नहीं वेक्टर बना रहे होते। क्लैरिटी है? तो मान लीजिए हम लोगों से पूछ लिया गया, जब हम 2 के ऊपर बैठे हैं तो हमसे पूछ लिया गया है बताओ 1 की पोजीशन क्या है, तो बताओ कैसे पॉइंट करेंगे? ऐसे पॉइंट कर देंगे ना यार। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर वेक्टर को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। किसकी पोजीशन बता रहे हैं? किसकी पोजीशन बता रहे हैं? 1 की ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 किस पे बैठ के बता रहे हैं? 2 पे बैठ के बता रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये बात पता है सभी को? इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। 2 के ऊपर बैठ के 1 की पोजीशन निकाली है ना। जिसके ऊपर बैठते हैं उसके रेस्पेक्ट करते हैं। तो उठा के फेंक देगा वरना। जिसके ऊपर बैठोगे उसकी रेस्पेक्ट हमेशा करते हैं। तो हम Q2 के ऊपर बैठ के 1 की पोजीशन बता रहे हैं, तो हमने इसको क्या बोला? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। 1 की पोजीशन बता रहे हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। और Q के ऊपर बैठे ना, तो Q2 के ऊपर बैठे तो उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको ऐसा लिखते हैं R12। ठीक है क्या? जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। 1 पहले बोल रहे हैं 2 बाद में बोल रहे हैं, तो R12 ही लिख देते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, R12 निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे ही आता है, देखिए नजर बहुत शानदार आता है। R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। रिलेटिव में पढ़ोगे इस फॉर्मूले को, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? R12 इज R1 माइनस R2। मैचिंग मैचिंग देखो, 1 2 1 2। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? इससे हमारा फॉर्मूला भी देखना शानदार मैचिंग मैचिंग बनेगा। हम बात करें क्या है, फोर्स इसी डायरेक्शन में R12 के डायरेक्शन में है। अच्छा, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है? पूरे वेक्टर से या वेक्टर की यूनिट वेक्टर से? हाँ, वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट वेक्टर भी है, डायरेक्शन भी है। कोई दिक्कत तो नहीं? हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए R12 की। डायरेक्शन मतलब कि R12 का यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? R12 क्या है? फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन ने बोल दी। R12 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। क्लैरिटी है? अच्छा, और इसको सजा लेते हैं। आइए देखिए, हम बोलेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अच्छा, R12 को लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लंबाई। तो बताइए R12 की लंबाई कितनी है? R के बराबर। तो यहाँ पे भी एक R, यहाँ पे R स्क्वायर पहले से ही था, तो R क्यूब हो जाएगा। क्लैरिटी है? ये फोर्स का कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? याद हो जाना चाहिए। याद करने का तरीका देखिए यार, यहाँ पे F12 है, यहाँ पे भी R12 है, एकदम मैचिंग मैचिंग। सही है क्या? अच्छा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फॉर्मूला होता था। अपन R कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि डायमेंशन सही सही बैठे रहे। समझे क्या? इस तरीके से उसको दिमाग में अच्छे से बसा लीजिएगा, हमेशा याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली मेरे को बताइए F21 कितना हो जाएगा? F21 कितना हो जाएगा? वो जाएगा K Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। R21 वेक्टर भाई मैचिंग मैचिंग होता है, अपन ने रटा है। समझे क्या बात को? क्लियर है? बताइए R21 वेक्टर निकालना हो तो कभी कैसे निकाल लेंगे? R2 माइनस R1। सही है? रिलेटिव का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है क्या? पीछे मोबाइल पे क्या चल रहा है? क्यों? इतना बड़ा बड़ा लिखने के बाद भी चश्मा लगा तो और कितना लगेगा? अच्छा, टेलीस्कोप में होता है ना 2 लेंस, वैसे लेंस। कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉपी करा सबने इसको? कॉपी करें, साथ में रट भी लें, इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है क्या? जब भी क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप दे रखा हो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रखे हो, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म लगाने की बारी आ गई। ठीक है?
अदरवाइज हमेशा हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हम लोग अपने डायग्राम में वेक्टर की बना लेंगे, शानदार सी फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन डायग्राम में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आप? जो भी कूलम्ब फोर्स अलोंग द लाइन जो टू चार्ज लगता है, अगर सेम टाइप के चार्ज है तो अट्रैक्टिव लगता है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव लगता है, सेम टाइप के चार्ज है तो रिपल्सिव लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इस चीज से हम डायरेक्शन बढ़िया डायग्राम में बना लेंगे। और मैग्नीट्यूड लिखना अपने को आता है KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला है ना, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो भी चार्जेस डालने हैं वो किसका डालेंगे, साइन के साथ डालेंगे यार। अब साइन मैटर करेगा? अभी तक अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो बेसिकली साइन चार्ज का मैटर नहीं कर रहा था। अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्या करेंगे आप, चार्जेस आर टू बी पुट विथ साइन, चार्जेस आर टू बी पुट विथ साइन। आइए एक क्वेश्चन कर लें फटाफट। देखिए क्वेश्चन लिखे जल्दी से। लिखे, आप ही लिखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। अ चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम, a charge of 25 microcoulomb, a charge of 25 microcoulomb is kept at 2, -1 centimeters. A charge of 25 microcoulomb is kept at 2, -1 centimeters. Another charge, another charge of 5 microcoulomb, another charge of 5 microcoulomb, another charge of -5 कर लीजिएगा उसको, -5 microcoulomb is kept at 5,3 centimeters. 5,3 centimeters. आपसे पूछा गया है कैलकुलेट, कैलकुलेट फोर्स ऑन 5 microcoulomb, calculate force on 5 microcoulomb due to 25 microcoulomb charge. तो यहाँ पे चेयर लगी क्यों बैठे हुए हो? टेबल की जरूरत नहीं लगी? ओके, स्पेक्स वगैरह भूल गए क्या? पीछे जस्ट यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, बैठ सकते हो आप। हाँ, बट यार दिस इज बैड फॉर योर बैक। टेबल तो होनी चाहिए ना यार, कितने देर 4 क्लास तक बैठे रहते हो लगातार। निकला आंसर इसका? पूछा क्या था, फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 25 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब हमारा फॉर्मूला तो 1 2 2 1 के फॉर्म में है ना, ठीक है क्या? तो उसको भी 1 2 2 1 वाले फॉर्म में ले आए, यानी कहने का मतलब किसी भी एक को 1 मान ले, दूसरे को 2 मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए, उसको मैंने क्या मान लिया, 1, इसको मान लिया 2। तो मुझे निकालना क्या है, F12 या F21? बताइए क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी F12। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसा पढ़ते हैं उसी डायरेक्शन में लिखते भी उसको, है ना? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 पहले आया 2 बाद में आया, तो 1 2 ये निकालना है अपने को। F12 कितना हो जाएगा यार, KQ1Q2 बाय R³ इंटू R12 वेक्टर। सही है क्या?
कोई दिक्कत तो नहीं, यही होगा ना फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को लगाना है। हम लोग बात करें Q1 Q2 तो अपने को पता चल गया, R1 R2 क्या हो जाएगा यार, इसी पोजीशन को R1 बोल देंगे और इस पोजीशन को R2 बोल देंगे, ठीक है क्या। अच्छा वेक्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना और आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो क्या करते हैं यार, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में आई कैप जे कैप के कैप चिपका देते हैं, अपना भी पोजीशन वेक्टर अपने को तैयार होके मिल जाता है। यानी कहने का मतलब अगर मुझसे कोई पूछ ले R1 वेक्टर कितना होगा, तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। कोई मुझसे पूछ ले R2 वेक्टर कितना होगा, तो हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप। कोई दिक्कत तो नहीं, R1 R2 वेक्टर निकालना आ गया। अच्छा अपने को R12 चाहिए क्या, R12 निकालने के लिए रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। R12 इज नथिंग बट R1 माइनस R2। कोई दिक्कत तो नहीं, तो बेसिकली आइए दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने में दिक्कत होती है क्या, नहीं यार इस फॉर्म में तो कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होती, मल्टीप्लाई करने बोलोगे डॉट प्रोडक्ट करना होगा, एक सेकंड में डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देंगे, ठीक है क्या। क्या करना होगा, आई वाले में से आई वालों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 आई कैप, जे वालों में से जे को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 जे सेंटीमीटर। सही है क्या, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। तो R12 आ गया। अच्छा R12 के मैग्नीट्यूड को आर बोलेंगे, ध्यान से देखो R12 या R21 का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो आर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड बताइए, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर और कुछ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया, आर भी आ गया, Q1 Q2 भी पता है, R12 भी पता है, क्या फोर्स पता है, तो बताइए कि फोर्स कितना हो जाएगा। बस इतना ही वेक्टर फॉर्म का यूज है, इसी टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है और कुछ नहीं यूज होता। बताइए जल्दी से कितना आ गया। हाँ F12 क्या चार्जेस को साइन के साथ डालते हैं, 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू डाल दी अपन ने, Q1 की वैल्यू कितनी हो गई -5 × 10⁻⁻⁶। सबको यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में रख के डालना है। फिर देखिए कितना आ जाएगा 25 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R³ कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² का होल क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखिए इधर कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10⁻⁻²। इधर भी एक सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है, पक्का। जो भी क्रूशियल स्टेप्स है, जहां पे भी गलती करते हो सब इसी क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है। सेंटीमीटर वगैरह का ध्यान नहीं रखते कई लोग। आइए देखिए कितना आएगा यहां से बताइए, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ऊपर भी 125 दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा क्या। फिर देखिए यार नीचे 10⁻⁻6 है, ऊपर एक 10⁻⁻2 है, साथ में एक 10⁻⁻3 भी। तो देखिए जरा ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻, एक तो -3 हो रहा है, एक 10⁻⁻2 हो रहा है, और नीचे एक 10⁻⁻4 हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं -6 हो रहा है और यहाँ पे 2 हो रहा है ना, क्लैरिटी है। और 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप वैसा का वैसा, और एक माइनस साइन था वो भी वैसा का वैसा। कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आंसर आया यहाँ से 90 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बाहर एक माइनस, न्यूटन में आंसर F12। समझ में आया सबको। पावर सी कैलकुलेशन में दिक्कत किसी को, कॉपी करें जल्दी से, दिक्कत है। कितने लोग का आंसर मैच किया था एग्जैक्ट ये सब कुछ। तो मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। हेड डालिएगा कूलम्स लॉ फॉर अ मीडियम, कूलम्स लॉ फॉर अ मीडियम। डाल दे रहा हूँ कूलम्स लॉ फॉर अ मीडियम। अभी तक मीडियम कौन रहता था,
एयर या वैक्यूम। एक्चुअली अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उस पे बीच में क्या रहता था, एयर या फिर वैक्यूम। कुछ ना दे रखा हो तो एयर या वैक्यूम ही मानना चाहिए अपने को, ठीक है क्या। अगर बीच में कुछ मीडियम आ जाए चार्जेस के बीच में तो फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। आइए देखते हैं उसको हम लोग। लिख रहे हैं कूलम्स लॉ फॉर अ मीडियम। तो हम बात करें यार, अभी तक हमारे पास कोई भी दो चार्ज रखे होते थे, बीच में क्या रखा होता था उसके, फ्री स्पेस, जिसको अपन वैक्यूम भी बोल सकते हैं, जिसको अपन एयर भी मान सकते हैं। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा था, हम लोग बात करें हमारे पास जो फोर्स था, वो फोर्स कायदे से कितना था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स होता था ना, अगर दोनों के बीच की दूरी आर है तो। अच्छा, इस के की बात करें तो के क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। इधर ये जो एप्सिलॉन नॉट नाम की चीज होती थी, इसको अपन ने क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हम लोग बात करें क्योंकि दोनों के बीच में वैक्यूम था, तो यहाँ पे परमिटिविटी कौन सी यूज करते थे अपन, वैक्यूम वाली। अगर बीच में कोई मीडियम आ जाए तो वैक्यूम की परमिटिविटी वगैरह यूज, उस मीडियम की परमिटिविटी यूज करनी पड़ेगी, वैक्यूम वाली फिर सही नहीं बैठेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फोर्स में थोड़ा अंतर आ जाएगा, ठीक है क्या। बेसिकली एक फैक्टर वगैरह से उससे फोर्स कम हो जाता है, घट जाता है। वो सारी बातें अपन लोग नेक्स्ट क्लास पे करते हैं, ठीक है क्या। चलिए यार, थैंक यू।